I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. तभी शायर ने कहा है ना, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। वो कह रहा है मेरी महबूबा आईने में देख के ही शर्माती रहती है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो कह रहे हमें देख के शर्माओ यार, हम तारीफ करें तो फिर बात भी है। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था जो उन्होंने न किया हो। यो शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं पहुंचाया की, यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। ये धन संपत्ति, ये ठाट बाट, ये वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे, मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन इनको भोगेगा। ये ख्याल बहुत अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण के सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा न थी। बला का जहीन और तमीजदार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, राइसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। शहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डोल, शक्ल सूरत में उसका सा अलबिला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल खिलकर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था। हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस कायापलट से दुख तो जरूर हुआ। आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भाई की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे न बढ़े, लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानिया भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेगी। मुमकिन है मझली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। ताहम उसके स्वाभिमान ने गवारा न किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि सब यहाँ रहना न मुनासिब है, न मसलहत। मगर जाऊं कहो, न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक कि वे रईसों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती है।
अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाए, उससे ये कंगाली की तकलीफें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है, अब वही इसके जिम्मेदार हैं। मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करके चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है, तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह मेरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊं जहाँ किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसरा की जाए। ये जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबत्तियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी पेड़ में एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यही रात हो गई। यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिक, चले जाओ, सेठ जी की धर्मशाला में बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाले में तो मुझे ठहरने का कभी सहयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज न हो तो यही पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है। मालिक भाई, मैं यहाँ ठहरने को न कहूँगी। ये बाई जी की बैठक है, झरोखी में बैठकर सैर किया करती हैं। कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर में एक बाल भी न रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई। मगनदास, ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ। और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं। मानदास, शौकीन औरत मालूम होती है। मालिक भाई, यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं। वह शौक न करे तो हमारा तुम्हारा निबाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है, वह आंखों देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है, बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया होगा, भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं। लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडियां, समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे। कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपए में तो सेजगढ़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती है। एक बंगाली गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्ख बनाती है कि अब बोली और अब बोली। दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया, कौन पति आएगा? जब से यह सुनावनी आई है,
तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी। मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया। समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं। सुनती हूँ दामाद को यही बुलाकर रखेंगे। नारायण करे, मेरी रानी दूधो नहाई पर तो फले। माली मर गया था, उन्होंने आरनली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली। बेहतर है, अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो। यहाँ मेरा निबाह न होगा। इंदिरा रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला था धर्मशाले में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वॉट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। ये कहकर उसने लुटिया उठाई, डिंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवरों की तरह मारा मारा फिर रहा है। उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मौदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें 2 एक कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदर पर थे, अब उसके पास कुछ भी न था और भूख, जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना रोया किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अखितार करने इजाजत न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मजे में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। ये पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का, एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत अजनाने ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे माँ के मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ेलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से का इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंच दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिली जुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटेहालों रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी, सफेद कपड़े पहनना, उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और जबरदस्ती का बाजार गर्म था। अईरों को यहाँ आजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियां करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया।
ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत काम नहीं हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन, तुम्हारी यह क्या हालत है? मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंककर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा, अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे? तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। न उसी दिन तुमसे बात करती ने मुझे पर यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी। सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी नाक कटवा लूंगी, मुंह में कालिक लगवा दूंगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी न सहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी, मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निबाह यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुंह दिया तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो मेरे पेट को हो जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ, मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी दिन तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहो का दोष लगाऊं, किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में जो कुछ लिखा था, मिजाज का ये हाल है, ये घमंड, ये शान। मालिन का इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो, अकेले मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाशा थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम दिया। बेटा, तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यही रहूंगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आश्रय रहेगी? मगनलाल के खून में जोश आया, उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारागर्दी को जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ रहा करूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है, यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेर नगरी है, जब तुम्हारी सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या ये ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चम्मा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसका आने से झोपे में जान सी पड़ गई। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चौयद अपनी सुनहरे और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा।
चेहरा मोहरा बहुत ही मोहम, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई, नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आजाद हो, मगर यह नाजुक मामला है, जरा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों-ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों-त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। मगनदास को उन ज्वार की रोटियां में मजा आता था, वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी न आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती, न जाने कौन उसके बिस्तर बिछा देता। क्या ये रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी, उसने उसे कभी अपनी तरफ चचन आंखों से ताकते नहीं देखा। आवाज कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कान में नहीं आई। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदारता से अक्सर लोग अनुचित लाभ हो आते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजों का इंतजार करते। चूंकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप की गरीबी से उसका गला न छूटता। जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस की औरत के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता, मगर कुछ बस था न काबू। मगनदास की हृदयभेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तो कैसा बिठाता। वफा ही वह जादू है, रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास ने दिल आशिकी का पाया था और जबान माशूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थी। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ न आती तो तुम मुझसे कभी न बोलेते। मगनदास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब ये प्रीत हमको निभानी होगी। और फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली, रंभा आटा पीस रही थी।
उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर आपने प्यारे ढंग से गाती थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी मैं जानू पिया मौको मने है उल्टी मनावन मोको पड़ी झुलनिया मोरी पानी में गिरी साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके न मिलकर उस वीरान झोपड़े को कुंज बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियां थी और कई देहाती ढंग के मोड़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थी। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। वह अब वकील हो गया था। मगनदास ने भी अब पहचाना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उससे गले लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बच्चा चेचक की नजर हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना धन बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था। जब मगनदास ने मुस्कुरा कर पूछा तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, तो वकील साहब ने फरमाया महीने भर से तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ मक्खनलाल ने अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इनमें क्या बातें हो रही है। 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास से एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी यह कौन थे, इनका तुमसे क्या काम था। मगनदास ने जवाब दिया यमराज का दूत। रंभा क्या असगुन बकते हो। मगन नहीं नहीं रंभा, यह असगुन नहीं है, ये सचमुच मेरी मौत का दूत था। मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है। मैंने तुम्हें अपने फरेब का जाल में फांसा है। मुझे माफ करो। मोहब्बत ने मुझसे ये सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ। मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खनलाल का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा ये सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम, दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ। रंभा क्यों। मगन इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लौड़ी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा की तो न करोगे, क्यों। मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्करा कर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौड़ी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है। कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे अपने ही से डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे। ओ जो जी में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौड़ी हूँगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे। मगनदास की आंखें दबा गईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा। ये तो मैं कहने ही न पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठारियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का ये हाल है और मेरा दिल वहाँ जाने पर राजी नहीं होता। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए। रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लुटा, अब जब तक जीऊंगी इस सुख का ध्यान करती रहूंगी। मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे। साल में एक बार देख लिया करना, और इसी झोपड़े में। मगनदास ने बहुत रोका मगर आंसू न रोक सके। बोले, रंभा यह बातें न करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है। तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम,
वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने ये खुशी यहाँ दे रखी है तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पौफ की बेली न बनूंगी। चाहे तुम अभी मुझे न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज्यादा आ गई थी। अष्टमी का चौथ सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज, जिसे दूरी ने तासीर, सन्नाटे न सुरीलापन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ जा रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है। मगनदास सो गया मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा पुकारने लगा, मगर रंभा रात ही को अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई। मगनदास को उसे मकान के दरो दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबरा कर उस कोठरी में गया जहां रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरह दौड़ा गया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात तक प्रेम का वास था, मगर उस वक्त वह शोक का घर बना हुआ था। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो मुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था। तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं वो बेचैन हूँ। क्या तू बेचैन नहीं है? हाय, तू रो रही है। मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उस सामने आया। वह नाजुक अदाएं, वह मतवाली औंखें, वह भोली भाली बातें, वह अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां, वह जीवनदायी मुस्कान, वह आशिकों जैसी दिलगोया, वह प्रेम का नाश, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हमरतनाक बेताबी के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जबत से रोककर उठ खड़ा हुआ। नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीच से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। ये रंभा की विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जागाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं? अब तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत भूलना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। यह आनंद के लिए कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उस कुछ दिनों के रहने से उसे रियाया की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद दी और वो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे।
और अपनी किस्मतों और जमाने का उलट फेर को कोसने थे, मगर रियाया खुशा थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियाँ आँखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को मसोसने लगती, लेकिन कभी कभी खुद बखुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए भी एक कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं, ये रईस जदों की आम कमजोरियां हैं, यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर है। इन बढ़ते हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वहां इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास के बतियत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिले रहे थे, जनान खाने में जोर शारे के गाने की आवाजों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चौदनी छिटकी हुई थी, वह चौदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चम्मा के फूल चौदत की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल से लालसाएं जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खोली। मोहब्बत नहीं, प्राणों को खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक जेवर भी न था। ज्यों ही पर्दा उठा और मगनदास ने इंद्री हम रखा, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश से लिप्त गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो? कुछ याद है? उसने चलते वक्त तुमसे यह विनती की थी। मगनदास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था। यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा का अब भी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें दाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, दाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा गनसेह नहीं है? मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुँचे। वह झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूल और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहां मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालना पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलाती है। हाँ, इतना जरूर कहती कि उसका रंग कैसा निखर आया है, हाथ पांव कैसे मुलायम ये पड़ गए हैं, किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है। मगर स्वभाव वही है, वही मीठी बोली है, वही मुरौवत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ते इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए और अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस झोपड़ी के नसीब जागते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है।
लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानकचंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पड़े जी उस्ता गया, आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। नानकचंद बहुत सुशील और नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उसकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ है? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी, पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानकचंद उसके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता, कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचना हूँ। ज्ञानचंद बहरत है, तशरीफ ले जाए। नानकचंद हंसकर रुपये को दिलवाए। इस वक्त 500 रुपये की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका। नानकचंद ने हाथ करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहाँ तक कि नानकचंद झुंझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं न। नानकचंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानकचंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था, बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानकचंद यहाँ से अकेला न चला। उसकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थीं। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे सादे आदमी थे, सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूकचे में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ न हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानकचंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी, दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललित न दिखाई दी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द दो रग किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वह अपने ननिहाल और गई, मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाग गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानकचंद जिस वक्त बग्घी में ललित के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का आड़क, कानून का खटका, जीविका के साधन, उन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया। कलकत्ते जा पहुंचा। किफायत शारी का सबक न पड़ा था। जो कुछ जमा जथा थी 2 महीनों में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानकचंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ, अभी इधर आने का इरादा मत करो।
बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ न होगी। मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निबाह करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। नानकचंद दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और गो शराब की लत न टूटी और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि नानकचंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और जो ही यह खबर नानकचंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखें मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल शोहदेपन और नशेबाजी का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब ये फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अगर इसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताजी हो जाएगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुकाम और हमजोहला में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की जरूरत भी नजर आने लगी। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से नानकचंद को अब वह मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वह अब एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीबी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है अगर जिंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया। मसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेलजोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानकचंद अब मजबूत राय के साथ सोचने लगा कि यहाँ से क्यों कर भागूं? अगर लजाजत लेकर जाता हूँ तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हीला किए जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनरस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर न आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानकचंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहां मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेश न रहा कि नानकचंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रही और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरा को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंद्विता के जोश में ये काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहां बनारस में नानकचंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानकचंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मजलिसे जमी और फिर वही सागर ओ मीना के दौर चलने लगे। सयन माँ का कमजोर अहाता इन विषयक वासना के बतमारों को न रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कुल मर गई। तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानकचंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए और मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई।
ये औरत बहुत सुंदर थी, अच्छी आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानकचंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ था और नानकचंद गारहस्था की आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के लिए ही सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पतिव्रता स्त्री मरी, 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उच्च श्रृंखलता भी चली गई, अय्याशी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन संयमों ने नानकचंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराशा के यातनापूर्ण अकेलपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। यह उसी का दंड है। ये सोचते सोचते ललिता की मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारी मुखड़ी वाली कमला अपने मरे हुए सौतेल भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानकचंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक न ली। उस नेकनामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। ये ख्याल उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम यह नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ा माँ, 2 औरत रहता है। विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाजा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानकचंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेअख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और गो सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानकचंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रता और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया, मगर जबत न हो सका, बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आव से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था। ललिता पर बेहोशी छा गई। कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वह व्यग्र होकर नानकचंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नानकद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुमको अकेले न रहना पड़ेगा, तुम्हें इन आँखों की पुतली बनाकर रखूंगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आँखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना न हो।
बाबू दयाशंकर उन लोगों में थे जिन्हें उस वक्त तक सोहबत का मजा नहीं मिलता जब तक कि वो प्रेमिका की जबान की तेजी का मजा न उठाएं। रूठे हुए को मनाने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता। फिरी हुई निगाहें कभी कभी मोहब्बत के नशे की मतवाली औखे से भी ज्यादा मोहक जान पड़ती, आकर्षक लगती। झगड़ों में मिलाप से ज्यादा मजा आता। पानी में हल्के हल्के झकोले कैसा समा दिखा जाते हैं। जब तक दरिया में धीमी धीमी हलचल न हो सैर का लुत्फ नहीं। अगर बाबू दयाशंकर को इन दिलचस्पियों के कम मौके मिलते थे तो यह उनका कसूर न था। गिरिजा स्वभाव से बहुत नेक और गंभीर थी, तो भी चूंकि उनका कसूर न था। गिरिजा स्वभाव से बहुत नेक और गंभीर थी, तो भी चूंकि उसे अपने पति की रुचि का अनुभव हो चुका था, इसलिए वह कभी कभी अपनी तबीयत के खिलाफ सिर्फ उनकी खातिर से उनसे रूठ जाती थी, मगर यह बेनींव की दीवार हवा का एक झोंका भी न संभाल सकती। उसकी औंखें, उसके होंठ, उसका दिल, ये बहुरूपिये का खेल ज्यादा देर तक न चला सकते। आसमान पर घटाएं आती मगर सावन की नहीं, कुंवर की। वह डरती कहीं ऐसा न हो कि हंसी हंसी से रोना आ जाए। आपस की बदमजगी के ख्याल से उसकी जान निकल जाती थी। मगर इन मौकों पर बाबू साहब को जैसी जैसी रिझाने वाली बातें सूझती, वह काश विद्यार्थी जीवन में सूझी होती तो वह कई साल तक कानून से सिर मारने के बाद भी मामूली क्लर्क न रहते। दयाशंकर को कौमी जलसों से बहुत दिलचस्पी थी। इस दिलचस्पी की बुनियाद उसी जमाने में पड़ी जब वह कानून की दरगाह के मुजाविर थे और वह हक तक कायम थी। रुपयों की थैली गायब हो गई थी मगर कंधों में दर्द मौजूद था। इस साल कॉन्फ्रेंस का जलसा सतारा में होने वाला था। नियत तारीख से एक रोज पहले बाबू साहब सतारा को रवाना हुए। सफर की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि गिरिजा से बातचीत करने की भी फुर्सत न मिली थी। आने वाली खुशियों की उम्मीद उस क्षणिक वियोग के ख्याल के ऊपर भारी थी। कैसा शहर होगा, बड़ी तारीफ सुनते हैं। दक्कन सौंदर्य और संपदा की खान है, खूब सैर रहेगी। हजरत तो इन दिल को खुश करने वाले ख्यालों में मस्त थे और गिरिजा आंखों में आंसू भरे अपने दरवाजे पर खड़ी यह कैफियत देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इन्हें खैरियत से लाना। वह खुद एक हफ्ता कैसे काटेगी, ये ख्याल बहुत ही कष्ट देने वाला था। गिरिजा इन विचारों में व्यस्त थी। दयाशंकर सफर की तैयारियों में, यहाँ तक कि सब तैयारियां पूरी हो गई। इक्का दरवाजे पर आ गया, बिस्तर और ट्रंक उस पर रख दिए और तब विदाई भेंट की बातें होने लगी। दयाशंकर गिरिजा के सामने आए और मुस्कुराकर बोले, अब जाता हूँ। गिरिजा के कलेजे में एक बरछी सी लगी। बरबस जी चाहा कि उनके सीने से लिपट कर रोऊं। आंसुओं की एक बार सी आंखें में आती हुई मालूम हुई, मगर जबत करके बोली, जाने को कैसे कहूँ, क्या वक्त आ गया। दयाशंकर, हाँ, बल्कि देर हो रही है। गिरिजा, मंगल की शाम को गाड़ी से आओगे ना। दयाशंकर, जरूर, किसी तरह नहीं रोक सकता। तुम सिर्फ उसी दिन मेरा इंतजार करना। गिरिजा, ऐसा न हो भूल जाओ, सतारा बहुत अच्छा शहर है। दयाशंकर हंसकर, वह स्वर्ग ही क्यों न हो, मंगल को यहाँ जरूर आ जाऊंगा। दिल बराबर यही रहेगा, तुम जरा भी न घबराना। ये कहकर गिरिजा को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। इक्का रवाना हो गया। गिरिजा पलंग पर बैठ गई और खूब रोई। मगर इस वियोग के दुख, आंसुओं की बाढ़, अकेलेपन के दर्द और तरह तरह के भावों की भीड़ के साथ एक और ख्याल दिल में बैठा हुआ था जिसे वह बार बार हटाने की कोशिश करती थी। क्या इनके पहलू में दिल नहीं है, या है तो उस पर उन्हें पूरा पूरा अधिकार है। वह मुस्कुराहट जो विदा होते वक्त दयाशंकर के चेहरे पर लग रही थी, गिरिजा की समझ में नहीं आती थी। सतारा में बड़ी धूमधाम थी। दयाशंकर गाड़ी से उतरे तो वर्दीपोश वॉलंटियरों ने उनका स्वागत किया। एक फिटन उनके लिए तैयार खड़ी थी। उस पर बैठकर वह कॉन्फ्रेंस पंडाल की तरफ चले। दोनों तरफ झंडियां लहरा रही थी। दरवाजे पर बंदवारें लटक रही थी। औरतें अपने झरोखों से और मर्द बरामदों में खड़े होकर खुशी से तालियां बाजते थे। इस शान शौकत के साथ वह पंडाल में पहुंचे और एक खूबसूरत खेमे में उतरे। यहाँ सब तरह की सुविधाएं एकत्र थीं। 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वक्ता अपनी अपनी भाषा के जलवे दिखाने लगे। किसी के हंसी दिल्लगी से भरे हुए चुटकुलों पर वाह वाह की धूम मच गई,
किसी की आग बरसाने वाले तकरीर ने दिलों में जोश की एक तहर सी पेछा कर दी। विद्वत्तापूर्ण भाषणों के मुकाबले में हंसी, दिल लगी और बात कहने की खूबी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। श्रोताओं को उन भाषणों में थिएटर के गीतों का सा आनंद आता था। कई दिन तक यही हालत रही और भाषणों की दृष्टि से कॉन्फ्रेंस को शानदार कामयाबी हासिल हुई। आखिरकार मंगल का दिन आया। बाबू साहब वापसी की तैयारियां करने लगे, मगर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि आज उन्हें मजबूरन ठहरना पड़ा। बम्बई और यूपी के रेलीगेटों में एक हॉकी मैच ठहर गई। बाबू दयाशंकर हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वह भी टीम में दाखिल कर लिए गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपना गला छुड़ा लूं, मगर दोस्तों ने इनकी आनाकानी पर बिल्कुल ध्यान न दिया। साहब, जो ज्यादा बेतकल्लुफ थे, बोल, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारा दफ्तर अभी हफ्ता भर बंद है। बीवी साहबा की नाराजगी के सिवा मुझे इस जल्दबाजी का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। दयाशंकर ने जब देखा कि जल्द ही मुझ पर बीवी का गुलाम होने की फबतियां कसी जाने वाली हैं, जिससे ज्यादा अपमानजनक बात मर्द की शान में कोई दूसरी नहीं कही जा सकती, तो उन्होंने बचाव की कोई सूरत न देखकर वापसी मुलतवी कर दी और हॉकी में शरीक हो गए। मगर दिल में ये पक्का इरादा कर लिया कि शाम की गाड़ी से जरूर चले जाएंगे, फिर चाहे कोई बीवी का गुलाम नहीं, बीवी के गुलाम का बाप कहे, एक न मानेंगे। खैर, 5 बजे खेल शुरू हुआ। दोनों तरफ के खिलाड़ी बहुत तेज थे, जिन्होंने हॉकी खेलने के सिवा जिंदगी में और कोई काम ही नहीं किया। खेल बड़े जोश और सरगर्मी से होने लगा। कई हजार तमाशाई जमा थे। उनकी तालियां और बढ़ावे खिलाड़ियों पर मारू बाजे का काम कर रहे थे और गेंद किसी अभागे की किस्मत की तरह इधर उधर ठोकरें खाती फिरती थी। दयाशंकर के हाथों की तेजी और सफाई, उनकी पकड़ और बेअब निशानेबाजी पर लोग हैरान थे, यहाँ तक कि जब वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था और दोनों तरफ के लोग हिम्मतें हार चुके थे, तो दयाशंकर ने गेंद लिया और बिजली की तरह विरोधी पक्ष के गोल पर पहुंच गए। एक पटाखे की आवाज हुई, चारों तरफ से गोल का नारा बुलंद हुआ। इलाहाबाद की जीत हुई और इस जीत का सेहरा दयाशंकर के सिर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेचारे दयाशंकर को उस वक्त भी रुकना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सतारा अमेचर क्लब की तरफ से इस जीत की बधाई में एक नाटक खेलने का कोई प्रस्ताव हुआ, जिसे बुध के रोज भी रवाना होने की कोई उम्मीद बाकी न रही। दयाशंकर ने दिल में बहुत पेचोताप खाया, मगर जबान से क्या कहते। बीवी का गुलाम कहलाने का अड़ा जबान बंद किए हुए था। हालांकि उनका दिल कह रहा था कि अब की देवी रूठेंगी तो सिर्फ खुशामदों से न मानेंगी। बाबू दयाशंकर वादे के रोज के 3 दिन बाद मकान पर पहुंचे। सतारा से गिरिजा के लिए कई अनूठे तोहफे लाए थे, मगर उसने इन चीजों को कुछ इस तरह देखा कि जैसे उनसे उसका जी भर गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और होंठ सूखे थे। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। अगर चलते वक्त दयाशंकर की आंख से आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी होती, या कम से कम चेहरा कुछ उदास और आवाज कुछ भारी हो गई होती, तो शायद गिरिजा उनसे न रूठती। आंसुओं की चंद बूंदें उसके दिल में इस ख्याल को तरोताजा रखती कि उनके न आने का कारण चाहे और कुछ हो, निष्ठुरता हरगिज नहीं है। शायद हाल पूछने के लिए उसने टार दिया होता और अपने पति को अपने सामने खैरियत से देखकर वो बरबस उनके सीने में जा चिमिटती और देवताओं की कृतज्ञ होती। मगर आंखों की वह बेमौका कंजूसी और चेहरे की वह निष्ठुर मुस्कान इस वक्त उसके पहलू में खटक रही थी। दिल में ख्याल जम गया था कि मैं चाहे इनके लिए मर ही मिटूं, मगर इन्हें मेरी परवाह नहीं है। दोस्तों का आग्रह और जिद केवल बहाना है, कोई जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकता। खूब, मैं तो रात की रात बैठकर काटूं और वहां मजे उड़ाए जाएं। बाबू दयाशंकर को रूठों के मनाने में विशेष दक्षता थी और इस मौके पर उन्होंने कोई कोशिश उठा नहीं रखी। तोहफे तो लाए थे, मगर उनका जादू न चला। तब हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े हुए, गुदगुदाया, तलुवे सहलाए, कुछ शोखी और शरारत की। 10 बजे तक इन्हीं सब बातों में लगे रहे। इसके बाद खाने का वक्त आया।
आज उन्होंने रूखी रोटियां बड़े शौक से और मामूली से कुछ ज्यादा खाई। गिरिजा के हाथ से आज हफ्ते भर बाद रोटियां नसीब हुई हैं। सितारे में रोटियों को तरस गए। पूड़ियां खाते खाते आंतों में बाइगोले पड़ गए। यकीन मानो गिरिजन, वहाँ कोई आराम न था, न कोई सैर, न कोई लुत्फ। सैर और लुत्फ तो महज अपने दिल की कैफियत पर मुनहसर है। बेफिक्री हो तो चटियल मैदान में बाग का मजा आता है और तबीयत को कोई फिक्र हो तो बाग वीराने से भी ज्यादा उजाड़ मालूम होता है। कमबख्त दिल तो हरदम यही धरा रहता था, वहाँ मजा क्या खाक आता। तुम चाहे इन बातों को केवल बनावट समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने दोषी हूँ और तुम्हें अधिकार है कि मुझे झूठा, मक्कार, दगाबाज, बेवफा, बात बनाने वाला जो चाहे समझ लो, मगर सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूँ। मैं, जो अपना वादा पूरा नहीं कर सका, उसका कारण दोस्तों की जिद थी। दयाशंकर ने रोटियों की खूब तारीफ की, क्योंकि पहले कई बार ये तरकीब फायदेमंद साबित हुई थी, मगर आज यह मंत्र भी कारगर न हुआ। गिरिजा के तेवर बदले ही रहे। तीसरे पहर दयाशंकर गिरिजा के कमरे में गए और पंखा झलने लगे। यहाँ तक कि गिरिजा झुंझला कर बोल उठी, अपनी नाजबरदारियां अपने ही पास रखिए। मैंने हुजूर से भर पाया, मैं तुम्हें पहचान गई, अब धोखा नहीं खाने की। मुझे न मालूम था कि मुझसे आप यो दगा करेंगे। गरज जिन शब्दों में बेवफाइयों और निष्ठुरताओं की शिकायतें हुआ करती है, वह सब इस वक्त गिरिजा ने खर्च कर डाले। शाम हुई। शहर की गलियों में मोतिये और बेले की लपटें आने लगी। सड़कों पर छिड़काव होने लगा और मिट्टी की सोंधी खुशबू उड़ने लगी। गिरिजा खाना पकाने जा रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर इक्का आकर रुका और उसमें से एक औरत उतर पड़ी। उसके साथ एक महरी थी। उसने ऊपर आकर गिरिजा से कहा, बहू जी, आपकी सखी आ रही है। ये सखी पड़ोस में रहने वाली अहलमद साहब की बीवी थी। अहलमद साहब बूढ़े आदमी थे। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब दूध के दौत न टूटे थे। दूसरी शादी संयोग से उस जमाने में हुई जब मुंह में एक दौत भी बाकी न था। लोगों ने बहुत समझाया कि अब आप बूढ़े हुए, शादी न कीजिए, ईश्वर ने लड़के दिए हैं, बहुएं हैं, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। मगर अहलमद साहब खुद बुढ़े और दुनिया देखे हुए आदमी थे। इन शुभचिंतकों की सलाहों का जवाब व्यवहारिक उदाहरणों से दिया करते थे। क्यों, क्या मौत को बूढ़ों से कोई दुश्मनी है? बूढ़े गरीब उसका क्या बिगाड़ते हैं? हम बाग में जाते हैं तो मुरझाए हुए फूल नहीं तोड़ते, हमारी आंखें तरोताजा हरे भरे खूबसूरत फूलों पर पड़ती हैं। कभी कभी गजरे वगैरह बनाने के लिए कलियां भी तोड़ ली जाती हैं। यही हालत मौत की है। क्या यमराज को इतनी समझ भी नहीं है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जवान और बच्चे बूढ़ों से ज्यादा मरते हैं। मैं अभी ज्यों का त्यों हूँ। मेरे 3 जवान भाई, 5 बहनें, बहनों के पति, 3 भावजे, 4 बेटे, 5 बेटियां, कई भतीजे, सब मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चल बसे। मौत सबको निगल गई मगर मेरा बाल बौका न कर सकी। ये गलत, बिल्कुल गलत है कि बूढ़े आदमी जल्द मर जाते हैं। और असल बात तो यह है कि जवान बीवी की जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। बहुएं मेरे सामने निकलना चाहे और न निकल सकती हैं। भावजे खुद बूढ़ी हुई, छोटे भाई की बीवी मेरी परछाई भी नहीं देख सकती है। बहनें अपने अपने घर हैं, लड़के सीधे मुंह बात नहीं करते। मैं ठहरा बूढ़ा, बीमार पड़ूं तो पास कौन फटके, एक लोटा पानी कौन दे, देखूं किसकी आंख से जी कैसे बहलाऊं। क्या आत्महत्या कर लूं या कहीं डूब मरूं? इन दलीलों के मुकाबले में किसी की जबान न खुलती थी। गरज इस नई अहलमदीन और गिरिजा में कुछ बहनापा सा हो गया था। कभी कभी उससे मिलने आ जाया करती थी। अपने भाग्य पर संतोष करने वाली स्त्री थी। कभी शिकायत या रंज की एक बात जबान से न निकालती। एक बार गिरिजा ने मजाक में कहा था कि बूढ़े और जवान का मेल अच्छा नहीं होता। इस पर वह नाराज हो गई और कई दिन तक न आई। गिरिजा महरी को देखते ही फौरन आंगन में निकल आई और बोस इस वक्त मेहमान का आना नागवारा गुजरा, मगर महरी से बोली, बहन अच्छी आई, 2 घड़ी दिल बहलेगा। जरा देर में अहलमदीन साहब गहने से लदी हुई, घूंघट निकाले, छमछम करती हुई आंगन में आकर खड़ी हो गईं।
गिरिजा ने करीब आकर कहा, वाह सखी, आज तो तुम दुल्हन बनी हो, मुझसे पर्दा करने लगी हो क्या? ये कहकर उसने घूंघट हटा दिया और सखी का मुंह देखते ही चौंककर एक कदम पीछे हट गई। दयाशंकर ने जोर से कहा लगाया और गिरिजा को सीने से लिपटा लिया और विनती के स्वर में बोले, गिरिजन, अब मान जाओ, ऐसी खता फिर कभी न होगी। मगर गिरिजन अलग हट गई और रुखाई से बोली, तुम्हारा बहुरूप बहुत देख चुकी, अब तुम्हारा असली रूप देखना चाहती हूँ। दयाशंकर प्रेम नदी की हल्की हल्की लहरों का आनंद तो जरूर उठाना चाहते थे, मगर तूफान से उनकी तबीयत भी उतना ही घबराती थी जितना गिरिजा की, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। हृदय परिवर्तन के जितने मंत्र उन्हें याद थे वह सब उन्होंने पढ़े और उन्हें कार्य न होते देखकर आखिर उनकी तबीयत को भी उलझन होने लगी। ये वे मानते थे कि बेशक मुझसे खता हुई है, मगर खता उनके ख्याल में ऐसी दिल जलाने वाली सजाओं के काबिल न थी। मनाने की कला में वह जरूर सिद्धहस्त थे, मगर इस मौके पर उनकी अक्ल ने कुछ काम न दिया। उन्हें ऐसा कोई जादू नजर नहीं आता था जो उठती हुई काली घटाओं और जोर पकड़ते हुए झोंकों को रोक दे। कुछ देर तक वह उन्हीं ख्यालों में खामोश खड़े रहे और फिर बोले, आखिर गिरिजन, अब तुम क्या चाहती हो? गिरिज ने अत्यंत सहानुभूति शून्य बेपरवाही से मुंह फेर कर कहा, कुछ नहीं। दयाशंकर, नहीं, कुछ तो जरूर चाहती हो, वरना 4 दिन तक बिना दाना पानी के रहने का क्या मतलब? क्या मुझ पर जान देने की ठानी है? अगर यही फैसला है तो बेहतर है तुम यूं जान दो और मैं कत्ल के जुर्म में फांसी पाऊं, किस्सा तमाम हो जाए। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, दुनिया की परेशानियों से छुटकारा हो जाएगा। यह मंत्र बिल्कुल बेअसर न रहा। गिरिजा आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम खामखाह मुझसे झगड़ना चाहते हो और मुझे झगड़े से नफरत है। मैं तुमसे न बोलती हूँ और न चाहती हूँ कि तुम मुझसे बोलने की तकलीफ गवारा करो। क्या आज शहर में कहीं नाच नहीं होता, कहीं हॉकी मैच नहीं है, कहीं शतरंज नहीं बिछी हुई है? वही तुम्हारी तबीयत जमती है, आप वहीं जाए, मुझे अपने हाल पर रहने दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। दयाशंकर करुण स्वर में बोले, क्या तुमने मुझे ऐसा बेवफा समझ लिया है? गिरिजा, जी हाँ, मेरा तो यही तजुर्बा है। दयाशंकर, तो तुम सख्त गलती पर हो। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं कह सकता हूँ कि औरतों की अंतर्दृष्टि के बारे में जितनी बातें सुनी है वह सब गलत है। गिरजन, मेरे भी दिल है। गिरिजा ने बात काटकर कहा, सच, आपके भी दिल है? यह आज नई बात मालूम हुई। दयाशंकर कुछ झेप कर बोले, खैर जैसा तुम समझो। मेरे दिल न सही, मेर जिगर न सही, दिमाग तो साफ जाहिर है कि ईश्वर ने मुझे नहीं दिया, वरना वकालत में फेल क्यों होता। गोया मेरे शरीर में सिर्फ पेट है, मैं सिर्फ खाना जानता हूँ और सचमुच है भी ऐसा ही। तुमने मुझे कभी फाका करते नहीं देखा। तुमने कई बार दिन भर कुछ नहीं खाया है, मैं पेट भरने से कभी बाज नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिल और जिगर जिस कोशिश में असफल रहे वह इसी पेट ने पूरी कर दिखाई, या यूं कहूँ कि कई बार इसी पेट ने दिल और दिमाग और जिगर का काम कर दिखाया है। और मुझे अपने इस अजीब पेट पर कुछ गर्व होने लगा था, मगर अब मालूम हुआ कि मेरे पेट की अजीब पेट पर कुछ गर्व होने लगा था, मगर अब मालूम हुआ कि मेरे पेट की बेहया लोगों को बुरी मालूम होती है। इस वक्त मेरा खाना न बने, मैं कुछ न खाऊंगा। गिरिजा ने पति की तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वही ये कर रही थी कि यह आखिरी बात तुम्हें ज्यादा संभल कर कहनी चाहिए थी। गिरिजा और औरतों की तरह ये भूल जाती थी कि मर्दों की आत्मा को भी कष्ट हो सकता है। उसके ख्याल में कष्ट का मतलब शारीरिक कष्ट था। उसने दयाशंकर के साथ और चाहे जो रियायत की हो, खिलाने पिलाने में उसने कभी भी रियायत नहीं की, और जब तक खाने की दैनिक मात्रा उनके पेट में पहुंचती जाए उसे उनकी तरफ से ज्यादा अंदेशा नहीं होता था। हजम करना दयाशंकर का काम था। सच पूछे तो गिरिजा ही की सखियों ने उन्हें हॉकी का शौक दिलाया, वरना अपने और सैकड़ों भाइयों की तरह उन्हें दफ्तर से आकर हुक्के और शतरंज से ज्यादा मनोरंजन होता था। गिरिजा ने ये धमकी सुनी तो त्योरियां चढ़ाकर बोली, अच्छी बात है, न बनेगा। दयाशंकर दिल में कुछ छेप से गए। उन्हें इस बेरहम जवाब की उम्मीद न थी। अपने कमरे में जाकर अखबार पढ़ने लगे।
इधर गिरिजा हमेशा की तरह खाना पकाने में लग गई। दयाशंकर का दिल इतना टूट गया था कि उन्हें ख्याल भी न था कि गिरिजा खाना पका रही होगी। इसलिए जब 9 बजे के करीब उसने आकर कहा कि चलो खाना खा लो तो वह ताज्जुब से चौंक पड़े, मगर यह यकीन आ गया कि मैंने बाजी मार ली। जी हरा हुआ, फिर भी ऊपर से रुखाई से कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया था कि आज कुछ न खाऊंगा। गिरिजा चलो थोड़ा सा खा लो। दयाशंकर मुझे जरा भी भूख नहीं है। गिरिजा क्यों, आज भूख नहीं लगी? दयाशंकर तुम्हें 3 दिन से भूख क्यों नहीं लगी? गिरिजा मुझे तो इस वजह से नहीं लगी कि तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी। दयाशंकर मुझे भी इस वजह से नहीं लगी कि तुमने मुझे तकलीफ दी है। दयाशंकर ने रुखाई के साथ यह बातें कही और अब गिरिजा उन्हें मनाने लगी। फौरन पौसा पलट गया। अभी एक ही क्षण पहले वह उसकी खुशामदीद कर रहे थे, मुजरिम की तरह उसके सामने हाथ बांधे खड़े, गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नती करते थे, और अब बाजी पलटी हुई थी। मुजरिम इंसाफ की मसनद पर बैठा हुआ था। मोहब्बत की राहें मकड़ी के जालों से भी पेचीदा हैं। दयाशंकर ने दिन में प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी इसे इतना ही हैरान करूंगा जितना इसने मुझे किया है, और थोड़ी देर तक वह योगियों की तरह स्थिरता के साथ बैठे रहे। गिरिजा न उन्हें गुदगुदाया, तलुवे खुजलाए, उनके बालों में कंघी की, कितनी ही लुभाने वाली अदाएं खर्च की, मगर असर न हुआ। तब उसने अपनी दोनों बाहें उनकी गर्दन में अड़ाल दी और याचना और प्रेम से भरी हुई आंखें उठाकर बोली, चलो मेरी कसम खा लो। फूस की बौंद बह गई। दयाशंकर ने घी छोटी ईजा को गले से लगा लिया। उसके भोलेपन और भावों की सरलता ने उनके दिल पर एक अजीब दर्दनाक असर पैदा किया। उनकी आंखें भी गीली हो गईं। आह, मैं कैसा जालिम हूँ, मेरी बेवफाइयों ने इसे कितना रुलाया है। 3 दिन तक उसके आंसू नहीं थमे, आंखें नहीं झपकी। 3 दिन तक इसने दाने की सूरत नहीं देखी, मगर मेरे एक जरा से इनकार ने, झूठी नकली इनकार ने, चमत्कार कर दिखाया। कैसा कोमल हृदय है, गुलाब की पंखुड़ी की तरह, जो मुरझा जाती है मगर मैली नहीं होती। कहाँ मेरा ओछापन, खुदगर्जी, और कहाँ ये बेखुदी, ये त्याग, ये साहस। दयाशंकर के सीने से लिपटी हुई गिरिजा उस वक्त अपने प्रबल आकर्षण से इनके दिल को खींचे लेती थी। उसने जीती हुई बाजी हारकर आज अपने पति के दिल पर कब्जा पा लिया। इतनी जबरदस्त जीत उसे कभी न हुई थी। आज दयाशंकर को मोहब्बत और भोलेपन की इस मूरत पर जितना गर्व था उसका अनुमान लगाना कठिन है। जरा देर में वह उठ खड़े हुए और बोले, एक शर्त पर चलूंगा। गिरिजा क्या? दयाशंकर अब कभी मत रूठना। गिरिजा ये तो तेरी शर्त है मगर मंजूर है। 2-3 कदम चलने के बाद गिरिजा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दयाशंकर मैं समझ गया, तुमसे सच कहता हूँ, अब ऐसा न होगा। दयाशंकर ने आज गिरिजा को भी अपने साथ खिलाया। वह बहुत लजाए, बहुत ही लिखिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये तुम्हें क्या हो गया है। मगर दयाशंकर ने एक न मानी और कई और गिरिजा को अपने हाथ से खिलाए और हर बार अपनी मोहब्बत का बेदर्दी के साथ मुआवजा लिया। खाते खाते उन्होंने हंसकर गिरिजा से कहा, मुझे न मालूम था कि तुम्हें मनाना इतना आसान है। गिरिजा ने नीची निगाहों से देखा और मुस्कुराई, मगर मुंह से कुछ न बोली। जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, कि जब भी पलटा, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। शायर कह रहा है कि महबूबा ने मुझे खत लिखा, पूरा खत पहले तो उसमें होता है ना अस्सलाम वालेकुम और खैरियत मतलूब, खैरियत मकसूद, सुनाए सब। जो असल जो मोहब्बत के जुमले थे वो कबूतर पहले खत लेकर आते थे ना, वो कबूतर के पंजों में घिस गए। अब खैरियत के अलावा कुछ भी नहीं रहा। तो कह रहा है जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। जो मतलब की इबारत थी वो तो घिस दी। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.